हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। तो देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहती हूँ कि आज की वीडियो क्यों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम ऐसे कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे जो आपको यूजुअली स्केयर कर सकते हैं। और यूजुअली अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो उन चीज़ों को कवर करने से पहले आप अपना यू हैव टू मेक योर माइंड अप कि हमें रटोफाई करना है। जैसे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और उसमें भारत को क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए भारत द्वारा। बहुत सारे और टॉपिक्स, जैसे अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस कैसे जो इंडियन रेलवे सिस्टम है उसमें वंदे भारत जो ट्रेन हैं वो उसको रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आए दिन कुछ इनोग्रेशन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं इसके बारे में। तो किन रैशनल, किन टेक्नोलॉजीज पे बेसिकली आधारित है, और साथ ही में कैसे इंडियन रेलवे सिस्टम, क्योंकि GS3 में रेलवेज आपका एक टॉपिक आता है, उस पर 2022 के क्वेश्चन पेपर में रेलवेज पे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आप जानते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो वंदे भारत ट्रेन हैं वो शताब्दी एक्सप्रेस के बाद एक नया रेवोल्यूशन पैदा कर रही हैं इंडियन रेलवे सिस्टम में या कनेक्टिविटी में, तो आपको उस पर मैटर क्या लिख सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। ओके और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, आप जानते हैं GS4 में और GS1 में भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। गांधी पे क्वेश्चन आएगा या फिर सावित्री बाई फूले पे क्वेश्चन आता है। तो ये आप जानते हैं, पिछले कुछ 3-4 सालों के पेपर्स उठा के देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है GS4 के, तो आप जानते ही हैं, और GS1 में भी। तो वैसे ही यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्यों इन पे क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी हम देखेंगे, और आंसर क्या हो सकता है, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हम वो भी देखेंगे। बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की, वो भी हम देखेंगे। और क्यों ही हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें, बहुत सारी न्यूज जो ऐसी है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जुपिटर से रिलेटेड कोई मिशन आ रहा है, उसका रैशनल क्या है, क्या उसमें आपको पढ़ना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ एन आउटलायर। यूजुअली हम इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, लेकिन आज वी वुड ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ओके, तो जो पहला यहाँ पे आर्टिकल है, आज़ाद रेफरेंस ओमिटेड इन NCERT टेक्स्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि रिसेंटली किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज हम देख रहे हैं, तो उसमें एक नया एडिशन हमें पता चला है, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपना क्वेश्चन क्या आ सकता है GS4 में या GS1 में, उसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आपका स्ट्रक्चर होगा, इससे पहले कि वो सारा मैटर डिस्कस करें और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ डिस्कस करें, हम देखेंगे कि यहाँ लिखा क्या है और न्यूज क्या है, ठीक है। तो उसके बाद वी वुड जंप ऑन टू आवर ओन डिस्कशन। तो आप जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, इंडिया के पहले एडुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये आ सकता है कि कैसे एक एडुकेशनल रिफॉर्मर, एक सोशल रिफॉर्मर, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि NCERT टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये कंट्रोवर्सी आई है, तो क्वेश्चन यही आएगा कि हाउ ही वाज एन एडुकेशनिस्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको इस पे आंसर प्रिपेयर करके जाना है। ओके तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, एडुकेशन मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के पहले। पर हमें मौलाना आज़ाद का जो मेंशन है वो अब नहीं मिलेगा रिवाइज्ड पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में, जो NCERT ने पब्लिश की है। अब देखिए, जो क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है उसमें ही हम ये डिलीशन देख रहे हैं। उसमें एक और डिलीशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड डिलीशन ये है कि उसमें आप जानते हैं कि पहले ये चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि आप क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है वो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत एक टेक्स्ट बुक है, बहुत ही इजी वे में उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। आई थिंक अगर आपने पढ़ी हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, यू गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। वैसे भी आप लक्ष्मीकांत या कहीं और बेसिक डिस्कशन से पता चल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्लास 11 की इस टेक्स्ट बुक में एक और चीज़ डिलीट हुई है, वो ये फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, भारत के साथ हम जुड़ने वाले हैं, तो उसकी रेसिप्रोसिटी में उन्होंने एक प्रॉमिस मांगा था कि हमें कुछ ऑटोनॉमी मिलेगी, किसी स्पेशल तरह की ऑटोनॉमी हमें दी जाएगी, हम आर्टिकल
370 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उसका रेफरेंस ही यहाँ से हट गया है कि कभी जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी का प्रॉमिस भी किया गया था, तो इसीलिए इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है। और कंट्रोवर्सी पे आप कह सकते हैं कि द आइसिंग ऑन द केक इज क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल चीजें बन रही हैं। अगर हम गांधी जी से रिलेटेड देखें जो रेफरेंसेस हटाई गई हैं, या फिर उनके असैसिन की रेफरेंसेस जो हटाई गई हैं, या फिर आरएसएस हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ये लिखा हुआ इसकी रेफरेंस हटाई गई, ये सब कुछ कंट्रोवर्शियल क्यों बन रहा है? कंट्रोवर्शियल इसलिए बन रहा है क्योंकि एनसीईआरटी ने जब कहा कि हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम सिलेबस को रैशनलाइज करने वाले हैं, हम करिकुलम को रैशनलाइज करने वाले हैं। रैशनलाइज क्यों करने वाले हैं? क्योंकि कोविड-19 की वजह से अटेंशन स्पैन जो है वो बच्चों का कम हो गया है, ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है। तो जो इररेलेवेंट चीजें हैं, आप जानते हैं बहुत सारी चीजें एनसीईआरटीज में इररेलेवेंट भी हैं, जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस, पीछे बॉक्सेस में डेट्स लिखे होना, ईयर्स लिखे होना, नेशनल पार्क्स, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो वो एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो दिमाग से हटाया जाए बच्चों के, इसलिए हमें जो इररेलेवेंट चीजें हैं, जो ना भी पढ़े तो बच्चे चल जाएगा, ठीक है, किताबों को छोटा करना है, तो वो हम रैशनलाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ डिलीशंस उन्होंने पब्लिक डोमेन में निकाली थी एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पे कि ये चीजें हम बेसिकली रैशनलाइज करेंगे। तो जब उन्होंने ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में निकाला, तो ना ही गांधी जी के क्या रेफरेंसेस जो हटाने वाले हैं वो थे, ना ही हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में कुछ लिखा था, ना ही ये जम्मू कश्मीर का फैक्ट के हम रैशनलाइज करने वाले हैं, और ना ही मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल बना देती है एज पर द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ओके तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप जानते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसका जो पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड हाउ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या, अगर हम देखें यहाँ पे हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये हम ओल्ड एनसीईआरटी यानी कि जो आपने भी शायद पढ़ी होगी उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर अब जो नई एनसीईआरटी आ रही है उसमें क्या लिखा होगा उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। आई वुड रीड इट फॉर यू। उसमें ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमिटीज थी, जो आप जानते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, और यूजुअली इन कमिटीज को चेयर किया करते थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अंबेडकर। और साथ में ये भी लिखा है कि ये जो दिग्गज पर्सनालिटीज हैं ये एक दूसरे से बहुत सारी चीजों पे डिसएग्री करते थे, जैसे अंबेडकर वाज अ बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी, है ना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और गांधी उनके हिसाब से उन्होंने इनफ नहीं किया शेड्यूल्ड कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए। पटेल और नेहरू भी एक दूसरे से बहुत सारे इश्यूज पे डिसएग्री किया करते थे, लेकिन फिर भी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि सबने एक साथ मिलकर काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। लेकिन अब जो चेंज हुआ है उसके बाद अगर हम देखिए पैराग्राफ कैसे, जो रेलेवेंट सेंटेंस है जो हमने बेसिकली यहाँ पे देखना है, इट रीड्स एज के 8 मेजर कमिटीज थी और यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर चेयर किया करते थे इन कमिटीज को। तो बेसिकली किसका नाम यहाँ से चला गया? मौलाना आजाद का नाम चला गया। ओके अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं मौलाना आजाद, देखिए जो ऑथर हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, उनका यही कहना है कि ये बहुत बड़ी फिगर थे मौलाना आजाद। हम आजाद भारत के पहले एडुकेशन मिनिस्टर, एडुकेशन के सेक्टर में इतना सारा काम उन्होंने किया। बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, कैसे उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने भी जब रिप्रेजेंट करना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन के बेसिस पे बनी थी, तो वो गए थे, लीड किया था उन्होंने डेलीगेशन को, उसके मेंबर थे डेलीगेशन के, बहुत सारी चीजें। तो उनका रेफरेंस यहाँ से हट जाना, इट्स अ वेरी सैड अफेयर एज द ऑथर सेज इट, ठीक है। और साथ ही में देखिए ऑथर ये भी बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि हम रेफरेंस जाता हुआ देख रहे हैं मौलाना आजाद से रिलेटेड, क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी हमने पिछले साल देखी थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया है मौलाना आजाद फेलोशिप को, जिसे लॉन्च किया गया था 2009 में, और वो ये प्रोवाइड किया करता था फाइनेंशियल असिस्टेंस, पीएचडी और एमफिल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस 5 सालों के लिए टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन्स, मुस्लिम्स, पारसीज एंड सिख्स, ठीक है। तो ये हम बेसिकली पहली बार नहीं देख रहे मौलाना आजाद का जो रेफरेंस है वो जाता हुआ। ओके और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं इन द 10th चैप्टर ऑफ द सेम टेक्स्ट बुक। हम क्लास 11 की टेक्स्ट बुक बात कर रहे हैं, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर कंडीशनल एक्सेशन हैज आल्सो बीन डिलीटेड। फॉर एग्जांपल, द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द इंडियन यूनियन वाज बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू सेफगार्ड इट्स ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखिए हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ऑफ कोर्स आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कैसे जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उन्होंने एडुकेशन के सेक्टर को रिफॉर्म किया था, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि
क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हमारे इंडिपेंडेंस में, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली विच इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि ये NCERT से रिलेटेड है, कुछ एडुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, तो एडुकेशन में ही क्या उनके योगदान थे वो आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन हम डिस्कस सब कुछ करेंगे प्रीलिम्स में भी, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो ये बात आप जानते हैं कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इनका जो नाम है वो असल नाम ये नहीं है, इनका असल नाम कुछ और था, लेकिन हम इन्हें अबुल कलाम इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि ही वॉज अ ब्रिलियंट डिबेटर। अब आप कहेंगे अबुल कलाम ऐसा क्या है ब्रिलियंट डिबेटर, क्योंकि अबुल कलाम का जो लिटरल मीनिंग है वो यही है, लॉर्ड ऑफ द डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग के लॉर्ड। तो ही वॉज अ ब्रिलियंट डिबेटर। इनका जन्म मक्का में हुआ था, सऊदी अरेबिया। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 1888 में मक्का में सऊदी अरेबिया में इनका जन्म हुआ था। आप जानते हैं, यू नो हिम एज अ फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, है ना, एडुकेशन के सेक्टर में आप जानते हैं। तो देखिए, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखिए, और कॉन्ट्रीब्यूशंस प्री इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखिए, 2 हेडलाइंस बनाए, प्री इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप 4-5 पॉइंट्स दोनों में लिखे, एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव अ गुड आंसर, ठीक है। हेडलाइन के अंदर सब हेडलाइंस लिखिए। तो अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस की, तो हम आपको ये बात पता है कि कैसे ही वॉज अपोज, स्टॉन्चली अपोज टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, है ना, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किया करते थे। इनफैक्ट आप जानते हैं, और ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कि 1912 में उन्होंने एक वीकली जर्नल स्टार्ट की थी उर्दू में, अल हिलाल, ठीक है, आप अपने स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किया करता था। और 1912 में ही क्यों, क्योंकि इससे पहले 1909 में आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बैकग्राउंड में ही अल हिलाल को शुरू किया गया था। दैट्स ट्रू, क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं उस समय सारी बातें आ गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, दिस दैट, है ना। तो फिर आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अल हिलाल को बैन भी कर दिया था 1914 में ही, 2 साल बाद ही, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनके खिलाफ थे, तो सेक्सेशनिस्ट व्यूज थे ये वो, बहुत सारी चीजों की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आप जानते हैं, अगर आपको प्री इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ ना समझ आ रहा और आपको पता है कि ये पर्सनालिटी बहुत इन्होंने कुछ किया है, प्री इंडिपेंडेंस भी एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप आंख बंद करके एक पॉइंट बना के आ सकते हैं कि उन्होंने NCM में, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना योगदान दिया होगा। सबने ही सपोर्ट किया था, आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सबने, ये बात आप जानते हैं, नेहरू, है ना। तो वैसे इन्होंने भी किया था NCM को सपोर्ट 1920 से 1922 तक, ठीक है, विच वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपको एक और फैक्ट यहाँ से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, दैट ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1923। So at the age of 35 he became the youngest person to serve as the president of INC, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये एक फैक्ट है, ओके। तो फिर ऑफ कोर्स आप NCM लिख दिया। फिर वही जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये वाज गांधी फॉलोअर, है ना, तो उन्होंने गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह में भी अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से उनको मेरठ जेल में डाला गया 1-1.5 साल के लिए। ये बात आप लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये एक और बार प्रेसिडेंट बने, और यहाँ पे प्रेसिडेंट जब बने तो हमने इसकी रेफरेंस यहाँ 1946 वाली देखी है। तो बेसिकली ये एक और बार प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के 1940 में, और 1946 तक यही प्रेसिडेंट रहे, किसके, कांग्रेस के, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन था, जिसके ही प्रपोजल पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। सो इट वाज हिज 6th ईयर एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, सो ही लेड द डेलीगेशन। उन्होंने जाके नेगोशिएशन किया ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे बनेगी वैसे बनेगी, ये सारी चीजें इन्होंने की एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो हम एडुकेशन के सेक्टर में देख लेते हैं कि एडुकेशन के सेक्टर में हमें क्या पता होना चाहिए, इनके क्या व्यूज हैं एज एन एडुकेशनिस्ट, ये क्या चाहते थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सलिज्म, एक ट्रूली लिबरल और ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन सिस्टम में बिलीव किया करते थे। इनका आइडियल एजुकेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो इट वाज अ फ्यूजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैन। ईस्टर्न में क्या होगा, यूजुअली ईस्टर्न में एक स्पिरिचुअल एक्सीलेंस के बारे में बात होगी, इंडिविजुअल सैल्वेशन के बारे में बात होगी, यही होता है ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन साथ में जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मटीरियलिज्म की भी जरूरत है, थोड़ी सी वर्ल्डली अचीवमेंट की भी जरूरत है, सोशल प्रोग्रेस की भी जरूरत है, तो वो हमने वेस्ट से ले लिया। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली फ्यूज करके ये एजुकेशन के बारे में सोचा करते थे। साथ ही में जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ वी जस्ट रीड इट,
हाँ, ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया। ये आपके प्रेलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले बता दो थोड़ा सा, एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना। चलिए आप यहाँ से मत शुरू कीजिए, वो तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिखेंगे, तो आप पहले उनको बता दो कि एक ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते थे, कॉन्सेप्ट था ईस्ट एंड वेस्ट का फ्यूजन, है ना। फिर उसके बाद देखो कि सिर्फ फिलोसफिकल बातें ही नहीं पता हमें, हमें ये भी पता है कि फाउंडिंग मेंबर भी थे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो अभी तो खैर आप दिल्ली में देखते हैं, लेकिन ओरिजिनली इट वाज एस्टैब्लिश एट अलीगढ़, आप जानते हैं, इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस 1920 में। ओके ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर उनके बाद जो बाकी जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो वर्क्स हैं, जो उनकी किताबें हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, है ना, बहुत सारी ऐसी किताबें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस तो आप जानते ही हैं 1947 में ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। इनफैक्ट सो मच सो हम इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है हर साल हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन डे के रूप में बनाई जाती है, क्योंकि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो हर साल 11 नवंबर हम एजुकेशन डे के रूप में बनाते हैं। क्योंकि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, तो ये चीज, और साथ ही में देखिए ही रिमेन्ड एट दिस पर्टिकुलर पोस्ट टिल हिज डेथ इन 1958। तो प्रीलिम्स में ऐसी स्टेटमेंट पता है काफी, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है ना इस बात का कि ही बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एंड रिमेन्ड एट दिस पोस्ट टिल हिज डेथ इन 1958, है ना। तो आप सोचोगे नहीं यार इतना लंबा तो नहीं कोई पोस्ट पे सर्व किया होगा एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको गलत लग सकता है, पर ये ट्रू है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड ही डिड ट्रिमेंडस वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत कुछ, अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या लिखोगे आप, जितनी भी ऑफ कोर्स आप खुद सोचो, फर्स्ट आईआईटी हो, आईआईएससी हो, चाहे वो यूजीसी हो, ये सब कुछ इनके ही टेन्योर के तहत एस्टैब्लिश हुआ होगा। सब कुछ जो भी पहली चीजें हुई हैं 50s बेसिकली 50s के आसपास, है ना, और सब कुछ इन्हीं के टेन्योर में हुआ होगा। तो आंख बंद करके जो फर्स्ट आईआईटी, फर्स्ट आईआईएससी, फर्स्ट क्या मतलब आईआईएससी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यूजीसी, सब कुछ इनके तहत हुआ, इनके टेन्योर के तहत। ठीक है, और आपके एकेडमीज जो हैं बहुत सारी, साहित्य अकेडमी लिटरेचर के लिए, संगीत नाटक अकेडमी डांस और म्यूजिक के लिए, ललित कला अकेडमी तो पेंटिंग के लिए, तो ये सारी चीजें भी इन्होंने एस्टैब्लिश की, है ना। तो और इसी वजह से उनको बेसिकली पोस्ट्यूमसली भारत रत्न भी मिला है 1992 में। ये सारी चीजें आप लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें डिस्कस करना है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के आर्टिकल्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले देखेंगे जूस मिशन, फिर उसके बाद ट्रेन टू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन बाय नाउ। ऑफ कोर्स आई बिलीव आपने कहीं ना कहीं तो इसके बारे में सुन भी लिया होगा, क्योंकि इट्स जस्ट सो मच इन न्यूज, है ना, तो आपने शायद सुना होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि क्या कुछ हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसके पीछे, इस मिशन के पीछे। मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जुपिटर के आईसी मून्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई मिशन है जिसका नाम है जूस मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसके पीछे है, ये लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चली है। ऑन थर्सडे फ्रॉम इट्स स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गायाना, जूस इज टू रीच जुपिटर। 2031 में जुपिटर पहुंचेगा। ओके, जहां पे ये कैरी आउट करेगा अपनी डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट्स आईसी मून्स। आप जानते हैं सोलर सिस्टम का 5th प्लैनेट है वैसे तो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुपिटर के बारे में भी देख लेंगे और उसके आईसी मून्स को भी स्टडी करेगा, इंक्लूडिंग क्या पोटेंशियल हो सकता है, यहाँ पे लोग रहे जा सकते हैं, क्या लाइफ एग्जिस्ट। यही है सबसे बड़ी क्यूरोसिटी है, होती क्या लोगों को, या फिर जो साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़ी क्यूरोसिटी एक इंसान में यही है कि लाइफ कहीं और भी है क्या, एग्जिस्ट करती है, हमारे अलावा भी कई लोग हैं बाहर, एलियंस हैं, तो ये हम कहीं बाहर जाके रह सकते हैं क्या, हम मार्स पे रह सकते हैं, जुपिटर पे रह सकते हैं, यही हमारे दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले ओनली 2 अदर स्पेसक्राफ्ट्स हैव एवर एग्जामिन्ड जुपिटर। आपको इन स्पेसक्राफ्ट्स का नाम पता होना चाहिए। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है कि
गलीलियो प्रोब या फिर जो जूनो है, तो और स्पेशली अब ये जो जूस मिशन है, इन्होंने प्रोब किया है या बात करते हैं कौन से प्लैनेट के बारे में, तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो अपना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा जूनो से जुपिटर लग रहा है, जूस से जे आ रहा है, तो कुछ तो इसकी फुल फॉर्म होगी। जूस कोई मिशन हो सकता है? बिल्कुल ही रबिश बात है ये तो जूस में से जे की तो कुछ फुल फॉर्म होती होगी, तो वो क्या है? वो जुपिटर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिमाग लगाओ अपना, तो वो चीज आपको लगेगी यहाँ पे पता होना चाहिए कि पहले गलीलियो प्रोब है जिसने इस गैस जायंट प्लैनेट को बेसिकली ऑर्बिट किया है 1995 से 2003 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक जूनो मिशन है जो सर्कल कर रहा है इस प्लैनेट को सिंस 2016। अब देखिए जब तक 2031 में जूस जुपिटर पहुंचेगा, है ना, एक और स्पेसक्राफ्ट है नासा का यूरोपा क्लिपर, वो ऑलरेडी इस प्लैनेट को ऑर्बिट करना शुरू हो चुका होगा तब तक। तो बेसिकली हमें एक और मिशन पता चल गया, यूरोपा क्लिपर। अब यहाँ पे भी अगर आपको ये पता है कि एक मेजर जो मून है जुपिटर का, उसका नाम यूरोपा है, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। यूरोपा क्लिपर भी आपको पता है कि इट इज रिलेटेड टू जुपिटर ओनली। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्केड्यूल टू बी लॉन्च इन अक्टूबर दिस ईयर। ओके, तो जुपिटर में ये बेसिकली जो यूरोपा क्लिपर है 2030 तक पहुंच जाएगा। इसकी स्टडी करना चाहता है यूरोपा को, मून है जो बेसिकली जुपिटर का। जूस मिशन है क्या? ठीक है, तो इट विल मेक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस जायंट गैस प्लैनेट और इसके जो 3 लार्ज ओशन बेयरिंग मून्स हैं। ठीक है, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा। गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा जो इसके 3 ओशन बेयरिंग मून्स हैं, उसको बेसिकली स्टडी करेगा, और ऑफ कोर्स जुपिटर को तो स्टडी करेगा ही साथ में, बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग, जियोफिजिकल एंड इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट जो हैं बेसिकली हम जानते हैं कि फॉर क्वाइट सम टाइम हैव नोन दैट दीज 3 मून्स पोजेस आइसी क्रस्ट्स। जो हमारी क्रस्ट है वो आइसी नहीं है, तभी तो हम इस पे चल पा रहे हैं। ठीक है, तो आइसी क्रस्ट है लेकिन इन मून्स की, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि बहुत सारे ओशन है अंडरनीथ दिस पर्टिकुलर आइसी क्रस्ट। बहुत सारा लिक्विड वाटर है, तो जहाँ पे वाटर है तो पोटेंशियली वो हैबिटेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, जूस विल हेल्प प्रोब दीज वाटर बॉडीज बाय क्रिएटिंग डिटेल्ड मैप्स ऑन ऑफ द मून्स सर्फेसेस एंड enable the scientists for the first time to look beneath them. Although the mission will examine all three, although तीनों ही मून्स को ये देखेगा, परखेगा, लेकिन मेन फोकस होगा गैनीमीड। ठीक है, जो लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का। आपको गैनीमीड के बारे में पता होना चाहिए, गैनीमीड पे अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का, और ऑफ कोर्स किसका मून है? जुपिटर का मून है। Okay, so Ganymede is larger than Pluto and Mercury and only one to generate its own magnetic field. Ganymede की खुद की magnetic field भी है। Another primary goal of the mission is to create a comprehensive picture of Jupiter by trying to understand its origin, history and evolution. तो क्या basically हम ये detect कर पाएंगे लाइफ है वहाँ पे या नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो Ganymede, कैलिस्टो और यूरोपा है, ये टुगेदर अगर हम इनको जोड़ दें तो ये बेसिकली दे होल्ड 6 टाइम्स मोर वाटर जो अर्थ के ओशंस में पानी है। वॉल्यूम टर्म्स में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा ओशन पानी इनके पास है। तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है लाइफ की यहाँ पे, कि अभी भी कोई लाइफ तो एग्जिस्ट करती होगी, हमें ऐसा लगता है। अगर हम बात माने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो लाइफ अगर हम इन मून्स की बात करें तो माइक्रोब्स में तो प्रेजेंट है, माइक्रोब्स तो कुछ तरीके के वहाँ पे होंगे। ठीक है, थोड़े एडवांस स्पीशीज भी हो सकती हैं, मे बी उन तरह की कोरल्स हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, श्रिम्प फिश भी हो सकती है, लेकिन जूस तो नहीं इतना इक्विप्ड है कि वो लाइफ को डिटेक्ट कर सके कि इन पानियों में कितनी लाइफ है, वो इतना इक्विप्ड ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये बेसिकली फिर क्या केपेबल है करने के लिए अगर ये इक्विप्ड नहीं है इतना? तो इट इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर देयर कुड बी प्लेसेस अराउंड जुपिटर इनसाइड द आइसी मून्स वेयर द नेसेसरी कंडीशंस टू सस्टेन लाइफ सच एज वाटर, बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट्स, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर प्रेजेंट। कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कि वो वहां पे है कि नहीं, बस इतना। लाइफ तो नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे कि वहां पे कोरल्स मिल गए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ हमें पता चल रहा है द ट्रेन टू कश्मीर।
ओके, हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इनिशियली ये सब कुछ देख लेते हैं, फिर आपको क्या क्या पता होना चाहिए वंदे भारत मिशन से रिलेटेड, वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ, एक और चीज़ में जुपिटर से रिलेटेड आपको कुछ कुछ बताना था, तो आपको जुपिटर से रिलेटेड ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके प्रीलिम्स में ये बात लिखी है कि इसकी जो रिंग्स हैं दे आर स्टार्कली विजिबल, है ना, इट्स वेरी अनट्रू। ठीक है, तो क्योंकि इसकी जो रिंग्स हैं वो है, तो इसकी रिंग्स हैं जैसे प्लैनेट की होती है, लेकिन वो इतनी फेडेड हैं कि वो दिखती ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जैसे जब हमने वीनस को डिस्कस किया था, शुक्रयान, वीनस एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो तब मैंने आपको बताया था कि वीनस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट जो आप बॉडीज देखते हैं अर्थ से जो दिख जाती है नाइट में। तो मून, वीनस, और मून तो आपको दिखता ही है ना, तो वीनस भी दिखता है और साथ में जुपिटर भी है। ये बड़ा ही इतना है ना, तो ऑफ कोर्स मतलब आप खुद सोचिए इतना बड़ा है तो थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बिगेस्ट प्लैनेट है वो तो हमने देख लिया। गैस जाइंट है मोस्टली, मतलब क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, बहुत ही थिक इसका एटमॉस्फेयर होगा। इसकी जो रिंग्स हैं वो जैसे कि मैंने अभी बताया वेरी हार्ड टू सी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही आई थिंक क्लीशे चीज़ें हैं जो अभी आपको पता भी होंगी, तो मैंने कुछ खास नहीं बताया। ओके, तो आई थिंक अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, तो देखिए जब तक हमें पठानकोट से जम्मू की रेलवे लाइन नहीं मिली 1975 में, जो रेलवे स्टेशन सबसे करीब पड़ता था जम्मू कश्मीर के वो था पठानकोट इन पंजाब। तो आप खुद सोचिए कितने एक लंबे समय तक भारत की जो कनेक्टिविटी थी जम्मू कश्मीर से वो कितनी ही ज़्यादा मुश्किल थी। ओके, 1983 में क्या हुआ, एक काम शुरू हुआ ऑन द रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर। ठीक है, तो जम्मू टू उधमपुर। अभी क्या है देखिए, हमें 1975 में पठानकोट से जम्मू मिल गया एक रेलवे लाइन। फिर उसके बाद जम्मू से भी तो आगे जाना है, तो फिर जम्मू से उधमपुर पे एक काम शुरू हुआ। 53 किलोमीटर की ये लाइन थी जिसकी कॉस्ट हमने सोची कि 50 करोड़ में हो जाएगा, और 5 साल में हमने सोचा था हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसे 21 साल लगे और 515 करोड़ रुपए लगे। और यही होता है जब आप प्रोजेक्ट्स को डीले करते हैं, क्योंकि डीले के वही रॉ मटेरियल आज कल 500 रुपए का तो आज 500 रुपए का मिलेगा ना, तो यही होता है। तो सोचिए आप कितना ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ गई, जो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें, और इसीलिए जब हम लीगो डिस्कस कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे, इसमें पहली बात तो डिले नहीं होना चाहिए। हमें पता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है साइंटिफिक जो हमें मिला है ना, तो उसमें डिले हो गया तो पहली बात तो कॉस्ट ओवररन हो जाएगा। फिर वो जो साइंटिफिक हम एक स्टैचर चाहते हैं भारत का, वो, और जो जिस चीज़ के लिए हम इन फेमस है कि यहाँ पे सब कुछ डिले ही होता रहता है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका प्रमाण देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्ट ओवररन हो जाता है। द प्रोजेक्ट विच वाज कंप्लीटेड इन 2004, तो फिर ये प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट हुआ 2004 में। इसमें 20 मेजर टनल्स हैं। अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट ऑफ विच इज़ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 158 ब्रिजेस, द हाइएस्ट ऑफ विच इज़ 77 मीटर हाई। ओके, तो विद वर्क अंडरवे ऑन जम्मू टू उधमपुर लाइन, हम जम्मू टू उधमपुर लाइन की बात कर रहे थे। द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इन 1994 उन्होंने अनाउंस किया कि हम बेसिकली इसको एक्सटेंड करेंगे। इस लाइन को हम लेके जाएंगे श्रीनगर, फिर उसके बाद बारामूला तक। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं USBRL प्रोजेक्ट बना। ठीक है, तो ये चीज़ आप जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। तो ये यहाँ से 1994 में अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया तो हमें पता चला, जिसको अप्रूव कर दिया गया था 1995 में ही। ओके, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹2500 करोड़। लेकिन फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी एज प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो इसको मोमेंटम मिल जाता है इस प्रोजेक्ट को 2002 में, क्योंकि इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए दिखाऊं कि क्या बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया पठानकोट और जम्मू, है ना। फिर उसके बाद यहाँ हमने देखा है कि उधमपुर। ठीक है, उधमपुर के बाद अंजी खाड़ आता है। ठीक है, अंजी खाड़ का ब्रिज के बारे में भी आप जानते हैं। अभी हम थोड़ा सा और भी चीज़ें जो डिस्कस करनी है यहाँ आप देख सकते हैं। अंजी घाट, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, आई जस्ट जूम इन थोड़ा सा, आई थिंक आपको यहाँ दिख जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि केबल्स से टिका हुआ पूरा ये बेसिकली भारतीय रेलवे सिस्टम का ब्रिज अंजी घाट की अगर हम बात करें।
तो यहाँ पे उधमपुर है, इसके बाद अंजीघाट, फिर उसके बाद चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज की इतनी न्यूज़ में था कि चिनाब पे क्वेश्चन आ गया आपका। अगर हम 2021 के प्रीलिम्स की बात करें तो उसका जो पूरा प्रेमाइज था वो चिनाब का ये ब्रिज ही था, ठीक है, उस क्वेश्चन का प्रेमाइज इन द सेंस उसका क्यों पूछा गया, ठीक है। तो अभी हम आई रिपीट अगैन, उधमपुर, फिर उसके बाद अंजीघाट, फिर उसके बाद चिनाब ब्रिज, फिर यहाँ अगर हम जाएँ तो बनिहाल, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ श्रीनगर देख रहे हैं, श्रीनगर से बारामूला, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, आप जानते हैं 359 मीटर अबव। बहुत सारे फर्स्ट इस नेशनल प्रोजेक्ट में हमें देखने के लिए मिले हैं, है ना, कि जो ये चिनाब ब्रिज है 359 मीटर अबव चिनाब बेड, 35 मीटर हायर देन आईफल टावर, है ना। अंजीघाट में हमने क्या देखा, जो रायसी डिस्ट्रिक्ट में है अंजीघाट, तो फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ऑफ इंडियन रेलवेज। फिर उसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल देखें इंडिया का, ठीक है, जो रंबन डिस्ट्रिक्ट में है, तो 12.75 लॉन्ग। तो वही सारी चीज़ें यहाँ अंजीघाट मैंने आपको दिखा दिया, चिनाब ब्रिज हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं दोबारा कि क्या हुआ, चैलेंजेस एंड इनोवेशंस। अब हिमालयाज क्या है, यंग माउंटेन्स हैं, जियोलॉजिकली अनस्टेबल हैं, है ना। और जो शिवालिक और पीर पंजल माउंटेन्स हैं ये सीज्मिकली जो एक्टिव जोन्स हैं जोन 4 और जोन 5 में लाई करते हैं। तो जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी स्नो होती है साथ ही में यहाँ पे, और इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस और टनल्स है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आती रहती है, टेरेन ही डिफ़िकल्ट है, इतनी स्नो होती रहती है, तो काफ़ी समय यहाँ पे लग गया, तो थोड़ा स्वाभाविक भी था। Okay, in view of the challenges in the construction of highly complex tunnels and huge bridges in the unstable mountainous region or terrain, engineers, तो engineers ने क्या किया, engineers अब इतना मुश्किल हो रहा था तो एक नया तरीका उन्होंने बनाया, हिमालयन टनलिंग मेथड। इसमें क्या किया उन्होंने, अब देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप अटल टनल पढ़ते हैं, तो अटल टनल भी क्या है ना, अटल टनल हॉर्सशू शेप्ड है। हॉर्सशू समझते हैं ना, शेप जो मैग्नेट वाली, वैसे ही शेप्ड है वो, ऊपर से ऐसे गोल सा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। यूजुअली हम क्या देखते हैं, हम टनल्स को डी शेप्ड देखते हैं, लेकिन हॉर्स शू शेप्ड इसीलिए बनाया गया क्योंकि एक नॉवल हमने मैकेनिज्म अपनाया, हिमालयन टनलिंग मेथड। इसमें हमने हॉर्स शू शेप्ड टनल्स इसलिए बनाए क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट टेरेन है, लैंडस्लाइड होती रहती है, स्नो बड़ा कुछ है यहाँ पे, है ना। तो सीज्मिकली भी तो रेजिस्टेंस, हॉर्स शू आप देखेंगे ना तो वो इस तरह से कर्व्ड है और इस तरह से उसकी शेप है, वो कर्व एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अटल टनल भी जो आप पढ़ते हैं वो हॉर्सशू शेप्ड है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द ट्रेन्स विल बी powered by diesel locomotives for now, but there is a provision for electrification in future. Trains can run at speeds to 100 kilometers per hour for the entire length of the journey. All major bridges, tunnels and railway stations will be illuminated to have, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। हम देखिए वैसे ये सब कुछ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस विल रन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर इन दिसंबर 2023 और फरवरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जब ये USBRL कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले USBRL के बारे में देख रहे हैं, अभी हमने वंदे भारत को शुरू भी नहीं किया है डिस्कस करना, तो अभी हम इसके बाद देखेंगे। तो देखिए इससे वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, टाइम कम हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो अगर आपको जैसे एक ही दिन में क्या है, सुबह जम्मू से श्रीनगर चले गए, श्रीनगर से दोबारा जम्मू रात को वापस आ गए, एक ही दिन में सब कुछ हो सकता है। ट्रेडर सोचिए, एप्पल्स जो हैं वो पश्मीना शॉल कश्मीर वैली से जम्मू पहुँचाना या बाकी कंट्री में पहुँचाना, है ना, या फिर बाकी कंट्री से कोई सामान जम्मू या कश्मीर पहुँचाना, इट्स वेरी ईजी, सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, और क्या है और कैसे ये हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये जो रेवोल्यूशनाइज कर देगा हमारे पूरी इंडियन रेलवे सिस्टम को, इस सोच की शुरुआत अगर हम देखें, ऑल्दो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस सोच की शुरुआत के रेवोल्यूशन आ रहा है, वो होता है यूनियन बजट 2022-2023। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रपोज करती हैं कि हम 400 नई वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में लेके आएंगे भारत में, ठीक है। तो ये चीज़ जिसके लिए हमने सोचा कि 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बेसिकली सोची। अब वंदे भारत ट्रेन है क्या, जब आपसे बेसिकली ये बात पूछा जाए कि वंदे भारत ट्रेन क्या है, तो ये इंडिजिनियसली डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड
सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। अभी के लिए सुन लीजिए, आपके प्रीलिम्स में अगर ये शब्द लिखे हों, कीवर्ड्स लिखे हों, तो उसके लिए क्या होता है सेल्फ प्रोपल्जन का मतलब, सब कुछ मैं बताऊंगी बहुत ही ईजी टर्म्स में। ओके तो हम बेसिकली क्या इसको देखते हैं, मेजर लीप देखते हैं इंडियन रेलवेज के लिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड पैसेंजर कन्वीनियंस सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ राजधानी ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पहली वंदे भारत मैन्युफैक्चर कहाँ हुई, आप जानते हैं ICF चेन्नई, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इन्होंने बेसिकली 100 करोड़ की कॉस्ट पे पहली वंदे भारत ट्रेन बनाई थी। और साथ ही में देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, अब जो मैं आपको बताऊं वो आपके लिए कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंदे भारत इंडिया का पहला अटेम्प्ट है एट द एडेप्टेशन ऑफ ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी। अब देखिए सुनिए कि हम यूजुअली क्या देखते हैं कि जो हमारी ट्रेन्स हैं, हमारी ट्रेन्स में कन्वेंशनल सिस्टम जो है पैसेंजर कोचेज का, है ना, वो हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक नई, आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी अडाप्ट की है एज फार एज वंदे भारत इज कंसर्न। तो हम इस नई टेक्नोलॉजी को, अभी मैंने क्या बोला, ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी। तो ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अब आप सुनिए। देखिए, अगर हम एक ट्रेडिशनल मैनर में बात करें तो एक ट्रेन में एक लोकोमोटिव होता है। अब आप कहेंगे लोकोमोटिव क्या होता है, वो तो हमें पता है, वो तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं। लोकोमोटिव का मतलब इंजन होता है जनरल टर्म में। ठीक है, तो एक इंजन होता है एक ट्रेन में जो पुल करता है सारे कोचेस को या वैगन्स, जो भी आप बोले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो 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 ये कोच है ना, ये सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है ट्रेडिशनल, अगर हम कन्वेंशनल टर्म्स में बात करें तो। लेकिन जो लोकोमोटिव है, यानी कि जो इंजन है, वो तो सेल्फ प्रोपेल्ड है, खुद चल सकता है, इंजन भी चल सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें बोगियां पीछे लगानी हो। ठीक है, इंजन में डीजल या इलेक्ट्रिसिटी जैसे चलना है वो तो चलेगा, सेल्फ प्रोपेल्ड है वो। ठीक है, तो लेकिन आप एक खुद सोचिए कि एक बेचारा अकेला इंजन, कितनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर लगेगी एक लोकोमोटिव यानी कि एक इंजन को 20-30 बोगियों को या कोच को पीछे एक्सेलरेट करने में एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये हमने इसका सोल्यूशन निकाला है ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी, जिसे हम EMU टेक्नोलॉजी भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ओके, या डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जो भी आपके पेपर में लिखा हो, पॉसिबल यही हो सकता है लिखा हुआ। ठीक है, ये इससे 3-4 शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, हमने सोचा कि एक जो है बेसिकली जो लोकोमोटिव या इंजन, उसको धकेलने में इतना समय लग रहा है, तो हम क्यों ना हर एक कोच को ही सेल्फ प्रोपेल्ड बना दें, हर एक कोच में ही हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी दे दें, है ना, बाय इलेक्ट्रिक मोटर, सेल्फ प्रोपेल्ड हो जाएगी, है ना। अभी तक सिर्फ इंजन सेल्फ प्रोपेल्ड था, तो इससे क्या हुआ, बेसिकली जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई और ऑफ कोर्स एफिशिएंसी, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी का मतलब या डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नोलॉजी का मतलब। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम कहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन के बारे में कि ये पहला अटेम्प्ट है। तो आप लिखेंगे, जब आंसर लिख रहे हैं तो ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी हमने कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जिसमें लोकोमोटिव हुआ करता था उसकी जगह यहाँ अपनाई है। तो आप फीचर्स लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे, विच वुड कंज्यूम लेस एनर्जी, विल हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेन ऑपरेशन, ईजियर टू मेंटेन, फास्टर ऑफ कोर्स, है ना। तो ये सारी चीजें लिखेंगे। आप जानते हैं कि जो पहली जो हम वंदे भारत एक्सप्रेसेस जो ऑपरेशनल है, हम यूजुअली उसको न्यू दिल्ली टू वाराणसी और न्यू दिल्ली टू कटरा वाली पढ़ते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें। और देखिए, हम जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें हमारा एक ये एम है कि हम एल्यूमिनियम बॉडी यूज करें इंस्टेड ऑफ स्टील। एल्यूमिनियम से क्या होगा, हम लाइटर बोगीज बना सकते हैं, हम लाइटर कोचेस बना सकते हैं, 40 to 80 टन लाइटर। तो विच इज अ गुड थिंग, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने ये अडॉप्ट करना फुली स्टार्ट नहीं किया है। तो इससे क्या होगा, लोअर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा, बेटर स्पीड पोटेंशियल, क्योंकि जितना लाइटर उतना ही ज्यादा स्पीड हो सकती है। तो आप ये लिख सकते हैं, ऑफकोर्स स्पीड का एलिमेंट के 160 किलोमीटर्स पर आवर एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ लिख सकते हैं आप। एक फीचर ये है, ऑफकोर्स स्पीड बढ़ गई थी तो क्या होगा, जो टाइम टेकन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कम हो गया, तो रिड्यूसिंग टाइम जर्नी बाय 25% to 45%, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन ट्रेन्स को ट्रेन 18 भी कहते हैं, है ना, डेवलपमेंट फेज के अगर हम अभी देखें तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ट्रेन 18 के बारे में लिखिए। अब देखिए क्या है कि जब आप सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं तो आपने स्पीड लिखा, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी लिख दी, आपने लाइटर बोगीज के बारे में बात किया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात किया, है ना। तो ये सारी चीजें
और फिर आप क्या लिखेंगे, जो मैंने पैसेंजर कन्वीनियंस के हिसाब से बताया कि एक नया एरा आया है ट्रैवल एक्सपीरियंस का, जिसमें अब ये ट्रेन्स जो हैं दे फील लाइक, आप कह सकते हैं कि वो एरोप्लेन्स जैसी ही लगती हैं। अगर हम वंदे भारत 2.0 की बात करें, वंदे भारत 2.0 क्या है बेसिकली, जो अभी हमने रिसेंटली पिछले साल यानी कि अक्टूबर या सितंबर मंथ के आसपास देखा था 2022 में, जब प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर टू मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो वो अब हम बात देख रहे हैं वंदे भारत 2.0 की। तो इसमें और भी सारी चीजें हैं, जैसे इसमें बेसिकली एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसे हम कवच कह रहे हैं। तो आप कवच के बारे में लिखिए, इंटेलिजेंट ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, वाईफाई है, जीपीएस है, हर तरह की जो भी आप फैसिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आप पैसेंजर एक्सपीरियंस के बारे में लिखें। और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसमें एक फोटो कैटेलिटिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी है। तो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू वुड से राइट अबाउट दीज थिंग्स, कि कैसे हम एक नया एरा देख रहे हैं, रेवोल्यूशनाइज होते हुए देख रहे हैं। एयरपोर्ट लाइक बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं बाकी आर्टिकल्स को। Beijing concern as US Philippines agree to complete security assistance roadmap। तो देखिए बीजिंग कंसर्न क्यों है, क्योंकि जो टॉप डिफेंस और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं यूएस और फिलीपींस के, उन्होंने अब अग्रीमेंट की है इस बात पे, दोनों ही ने अग्रीमेंट दी है कि हम कंप्लीट करेंगे, जल्दी से जल्दी एक रोड मैप बनाएंगे इन द कमिंग मंथ्स फॉर द डिलीवरी ऑफ यूएस डिफेंस असिस्टेंस टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशन ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम जल्दी से एक रोड मैप बनाएंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में किस तरह की डिफेंस असिस्टेंस फिलीपींस को मिलेगी यूएस से। तो यहाँ पे बीजिंग कंसर्न इसीलिए है क्योंकि यूएस क्या करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे बेसिस जो हैं फिलीपींस में जो ताइवान के पास पड़ते हैं, तो वहाँ पे अपने बेसिस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अपने रॉकेट्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम सब कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, ताकि कल को अगर ताइवान के इन्वेजन का कोई स्टेप चाइना की तरफ से आता है तो फिलीपीन से बेसिकली हमें मोबिलाइज करने में आसानी हो, क्योंकि वो बहुत पास पड़ता है ताइवान के। तो ये सारी चीजें हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एंड हेंस चाइना इज कंसर्न, चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी। व्हाई वुड चाइना बी हैप्पी अबाउट इट? कैन देयर बी कास्ट एंड रिलीजन्स दैट डोंट एक्सेप्ट इट एज स्टॉप कोड? अब देखिए, आप जानते हैं जो दलित कन्वर्ट्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में है ना, उनको कोटा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस ऐसे ही सोचा, क्योंकि आप जानते हैं जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही होती है तो जो जजेस हैं दे वंडर थिंग्स, है ना। हम सोच रहे हैं, हमने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, यही होती है बातचीत, है ना। लॉयर कुछ कहते हैं, फिर वो कुछ सोचते हैं, और फिर वो जो सोचते हैं उसी बेसिस पे बेसिकली केस लड़ा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे जस्ट वंडर्ड कि अगर कहीं रिलीजन्स जो हैं जैसे क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, है ना, जब उसमें कास्ट सिस्टम का कोई नामो निशान ही नहीं है, वो प्रोवाइड ही नहीं करते ये रिलीजन्स कास्ट सिस्टम के बारे में, तो फिर वहाँ पे कास्ट आ कैसे गई? हमें ये नहीं समझ आ रहा। कैन कास्ट बी इम्प्यूटेड टू अदर रिलीजन्स व्हेन द रिलीजन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी सच डिस्क्रिमिनेशन इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ? ये जस्टिस एस के कॉल ने बेसिकली वंडर किया है। ये 3 जज बेंच बैठा है, ओके, कि स्केड्यूल्ड कास्ट स्टेटस जो है बेसिकली वो मिलना चाहिए और रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं दलित कन्वर्ट्स को। ठीक है, तो अब ये एक मुद्दा है जो बेसिकली जब ये मैटर जुलाई में उठाया जाएगा तब डिस्कस किया जाएगा। साथ ही में और भी कुछ मैटर्स हैं जो उठाए जाएंगे जुलाई में, तो वो भी हम देख लेते हैं। द बेंच फिक्स द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग इन जुलाई एंड सेड इट विल आल्सो हैव टू एग्जामिन वेदर द रिपोर्ट ऑफ अ कमीशन। तो साथ में देखिए, आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट ऑलरेडी एक कमीशन की रिपोर्ट है जो ऑलरेडी जैसे हम जानते हैं रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, जिन्होंने रेकमेंड किया था कि एससी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बाकी रिलीजन्स में जो दलित कन्वर्ट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो कोर्ट सोच रहा है कि हम ये भी बात करेंगे कि क्या बेसिकली उस कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पे जिस कमीशन को बेसिकली उनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया सरकार ने, या फिर उसके एम्पिरिकल डेटा को कि क्या उस पर रिलाई किया जा सकता है ना, बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ जब आप मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन की। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, जो 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जिसमें बेसिकली ये साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट
ऑर्डर 1950 के जब हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलेगी तो हमारा मतलब सिर्फ हिंदूज, बुद्धिस्ट और सिख से है ना। तो क्या इसको आप एक रिट पिटिशन के माध्यम से क्या आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जुडिशियल रिट पिटिशन के माध्यम से, क्योंकि यही बेसिकली अब ये जो क्वेश्चंस हैं उठाए जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बेसिस पे राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे बेसिकली इम्प्रिंज हो रही है, इन्हीं के बेसिस पे तो आप केस लेके आए हैं, रिट पिटिशन आपने डाली है। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम और आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। Okay, before that I think I should go to strengthen training for actual combat, she tells PLA। तो वही फिलीपींस का जो हमने अभी आर्टिकल डिस्कस किया उसी का कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आपने देखा है कि मंडे को जो 3 दिन की एक्सरसाइज थी वो समाप्त होती है, मिलिट्री ड्रिल्स जो बेसिकली सिमुलेशन करके आप कर रहे थे, चाइना कर रहा था ताइवान के आसपास इंसर्कल करने की उसको। तो जब वो समाप्त होती है तो अब शी जिनपिंग अपनी कंट्री के आर्म फोर्सेस को कहते हैं कि देखिए अब रियल कॉम्बैट के लिए, एक्चुअल कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। स्ट्रेंथन मिलिट्री ट्रेनिंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्चुअल कॉम्बैट, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है। तो जो मिस्टर शी के ये कॉमेंट्स हैं, ये वो एक नेवल इंस्पेक्शन करने गए थे, एक इंस्पेक्शन ट्रिप पे थे, तो तब उन्होंने ये बात कही है। और आप जानते हैं कि एक डराने वाली थोड़ी सी बात है, जानबूझ के ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो अब ये सब क्यों हो रहा है ये भी आप जानते हैं कि जो ताइवानीज प्रेसिडेंट हैं साई, सो शी वेंट टू यूएस, और फिर उसके बाद बहुत सारे जो बाई पार्टिजन ग्रुप ऑफ लॉ मेकर्स हैं उनसे मिली, हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मिली। तो चाइना ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप वहाँ के यूएस के स्पीकर से मिलेंगे, हाउस स्पीकर से, तो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉन्सिक्वेंसेज ये थे कि ड्रिल्स हुई फिर 3 दिन की उसके बाद, है ना। तो ताइवान साफ साफ कहता है कि हम तो डिफेंड करेंगे हर एक इंच अपनी कंट्री का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ओके। तो मिस्टर शी ने कहा है कि देखिए बी रेडी रेजोल्यूटली डिफेंड करने के लिए चाइना के टेरिटोरियल सोवरेनिटी, मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट ओवरऑल पेरिफेरल स्टेबिलिटी। बीजिंग हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड अ प्लान फॉर यूएस फोर्सेस टू यूज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ बेसिस इन, और साथ ही में बीजिंग ने क्रिटिसाइज किया है कि ग्रोइंग नंबर ऑफ बेसिस जो है फिलीपींस में जो यूएस को दिए जा रहे हैं, एक उसमें से ताइवान के पास भी है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो साथ में वही सारी बातें अब जानते हैं कि ताइवान और चाइना अलग कैसे हुए, 1949 की जो सिविल वॉर थी। लेकिन वन चाइना प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो ताइवान अभी भी चाइना का ही पार्ट है। ये सारी चीज़ें आप बेसिकली जानते हैं, ओके। अब देखिए एक और बात यहाँ पे लिखी है, बीजिंग ने वॉर्न किया कि जो ताइवानीज इंडिपेंडेंस है और जो क्रॉस स्ट्रेट पीस है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि ताइवान की इंडिपेंडेंस और ताइवान स्टेट का पीस साथ साथ नहीं जा सकता, और इसका ओनर्स लाया करता है ताइवान की प्रेसिडेंट पे और ताइवान पे, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस टर्मोइल के। तो बेसिकली अब आप इसको भुगतिए, ओके। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे हम देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। मैक्रोन वॉन्ट्स स्टेटस क्वो ऑन ताइवान, इंसिस्ट फ्रांस वोंट बी अ यूएस वेसल। आप जानते हैं ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फ्रेंच ये हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो ये एक यूरोपियन यूनियन के कुछ उस वॉइस में से एक हैं जो यूएस की बस वेसल बने नहीं रहना चाहते, यूएस की एक सैटेलाइट स्टेट बन के नहीं रहना चाहते। और पास्ट में भी उन्होंने ये बात कही है। यूरोपियन सोवरेनिटी के बारे में हमें ये काफ़ी बोलते हुए दिखते हैं कि ना ही हमें यूएस की बात माननी चाहिए और ना ही हमें चाइना के बेसिस पे खुद के डिसीजंस को अडॉप्ट करना चाहिए। यूरोपियन सोवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट है, हमें खुद में दिमाग है, जो हमें सही लगता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे वो हम करेंगे। हमें नहीं दूसरों की वॉर्स में अपनी टांग अड़ानी है, ये भी इन्होंने रिसेंटली कहा। लेकिन एक और चीज़ रिसेंटली हुई, ये नेदरलैंड्स गए थे तो वहाँ पे एक स्पीच दे रहे थे यूरोपियन सोवरेनिटी के बारे में ही। तो फिर उन्होंने बोला, यही बात बोलने लगे थे कि इंडिपेंडेंस की बात बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो इतने में वहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटेस्टर्स थी, कुछ विमेन प्रोटेस्टर्स थी ऊपर से ऑडिटोरियम के, तो वो प्लेकार्ड्स लेके आई हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो तो क्या फ्रांस इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करता था। तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब है कि लोगों के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो
लोगों से भी पूछा जाएगा, लेकिन जब लोग ही वहाँ के ये नहीं चाहते कि जो पेंशन है, जो आप नया पेंशन रिफॉर्म लेके आए हो जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि पेंशन एज बढ़ा दी गई है। पेंशन एज बढ़ाने से क्या होगा कि अब रिटायर लेट हो गए, ठीक है, पेंशन एज इन द सेंस आपकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी गई है। जितना आप रिटायर लेट हो गए तो पेंशन बर्डन जो है, सोशल सिक्योरिटी बर्डन है जो सरकार पे पड़ता है, वो उतना कम हो जाएगा, उतना वो भी डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरे फ्रांस में, तो फिर उनको मुंह पे ही आप कह सकते हैं ऐसे प्रोटेस्ट मिल गए, है ना। तो वो हमने काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जाते हुए देखा। तो फिर मिस्टर मैक्रोन ने उनको बोला कि देखिए, वी कैन ऑलवेज डिस्कस अबाउट इट, दिस इज नॉट हाउ यू बिहेव विद द प्रेसिडेंट और एनीबॉडी और अ लीडर, वी कैन ऑलवेज डिस्कस के क्या बातचीत है, बट नॉट इन दिस वे। खैर, ये चीज़ हमने वहाँ देखी। फिर उसके बाद हमने पोलैंड के जो चीफ हैं, हेड हैं, वो हमने वहाँ पे बातचीत करते हुए देखा नेदरलैंड्स में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ लीडर्स ऐसे हैं, यू नो कुछ लीडर्स यूरोप के ऐसे हैं जो यूएस को अच्छा नहीं मानते और यूरोपियन यूनियन की सॉलिडारिटी के बारे में अलग व्यूज़ लिखते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, पोलैंड अपने यूरोपियन और नेटो और यूरोपियन सिक्योरिटी का जो प्रेमाइस है वो यूएस के रिश्ते को ही बताता है। यूएस के रिश्ते के बिना, यूएस के बॉन्ड के बिना वी कैन नॉट हैव गुड सिक्योरिटी। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं यूरोप में ही, हम कंट्रास्टिंग व्यूज देख रहे हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो दोबारा से ही स्टैंडिंग फर्म ऑन हिज स्टेटमेंट जो उन्होंने कमेंट किए हैं। ताइवान के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारा जो भी डिसीजन होगा, हम यूएस के अलाए हैं, वैसल नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। और हम तो देखिए चाहते हैं कि स्टेटस क्वो रहे। ताइवान पे इन्होंने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, इट इज़ द राइट थिंग, वी डोंट रियली वांट टू गेट इनटू अदर्स क्वारल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। और एक पीसफुल मैनर में रेजोल्यूशन होना चाहिए, कोई भी दिक्कत है तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। Myanmar opposition calls for action against junta, जनता, whatever you say. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, म्यांमार की जो ऑपोजिशन है, आप जानते हैं पहली बात तो म्यांमार में हुआ क्या है। म्यांमार की जो हुंता है या जनता, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो वो उन्होंने एक एयर स्ट्राइक की है, और बहुत लेटेस्ट एयर स्ट्राइक है, जिस एयर स्ट्राइक में बहुत सारे जो ऑपोजिशन के लोग थे, आप जानते हैं सारे रीजन्स जो है म्यांमार के, वो जनता नहीं कंट्रोल करती, तो काफ़ी एथनिक लीडर्स हैं, काफ़ी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो रूल करते हैं कहीं कहीं नॉर्दर्न फ्लिंजेस को, बहुत सारी और जगहों को। तो वहाँ पे और भी एक असेंबली हो रही थी जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, विमेन भी थी, ऑपोजिशन लीडर्स भी थे, बहुत सारे एथनिक लीडर्स भी थे। तो वो मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, जिसमें ऑफकोर्स एयर स्ट्राइक उस पर हुई, जो ऑफकोर्स हुंता ने करवाई। तो 60 सिविलियंस की वहाँ पे जान चली गई है, जिसमें चिल्ड्रन है, विमेन है, एल्डर्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं। तो ऑफकोर्स दिस इज़ समथिंग जो अब बहुत ही बुरी बात है। तो जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनकी जो यूनियन है, वो जो यहाँ हम देख रहे हैं, नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल NUCC, उनका ये कहना है कि देखिए, हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड एक्ट अगेंस्ट द मिलिट्री junta ऑफ म्यांमार इन द बैकड्रॉप ऑफ द लेटेस्ट एयर स्ट्राइक इन द कंट्रीज सेगांग प्रोविंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद चिन स्टेट जो है, जो हमारे काफ़ी करीब पड़ती है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और हम ऐसी स्ट्राइक्स देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। स्टालिन आप जानते हैं, जो MK स्टालिन हैं, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है। रेजोल्यूशन में ये लिखा है कि जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स के लिए एक टाइमलाइन सेटअप होनी चाहिए, मिस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो आर यूनियन गवर्नमेंट, उनके लिए एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि कितने 1 महीने में, 2 महीने में उन्होंने असेंट देना ही है या रिप्लाई करना ही है बिल पे, है ना। तो ये कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने खुद तो रेजोल्यूशन पास किया ही है, पर वो जो नॉन BJP रूलिंग स्टेट्स हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा है कि आप भी इस तरह के लेके आइए, इस तरह के रेजोल्यूशंस को। तो बस वही यहाँ पे है, गवर्नर पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो हम कल देख चुके हैं। 4 जवान शॉट डेड इन भटिंडा मिलिट्री स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए, कोई टेररिस्ट अटैक ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद आर्मी ने बोला है। ये यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, कुछ अपने ही लोगों ने, ये फ्रैक्ट्रीसाइडल एक इंसिडेंट है। तो लेट्स सी होता क्या है। पर यहाँ पे भटिंडा जो मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे हमने 4 जवानों की जान जाते हुए देखा है। दे वर अस्लीप व्हाइल दीज अटैक्स टुक प्लेस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। अभी लास्ट आर्टिकल है, और ये इंडिया मस्ट बोर्ड दी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बस। तो देखिए, अगर मैं आपको इस पूरे एडिटोरियल का एक थोड़ा सा प्रेमाइज बताऊं पहले,
इससे पहले कि हम ये सोल्यूशंस पढ़ें, 3 की मेजर्स पढ़ें, तो आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल का मतलब जानते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जिसकी वजह से जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग है ना, वो 142nd आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन 2014 से आज 63rd है 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन हमारी रैंक अभी भी एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में 163rd है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो ये चीज़, तो हमें इसको इम्प्रूव करना है और यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है। कुछ स्टार्ट लिखा है कि अगर हम रिपोर्ट ये भी बताती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली, जिसमें हमारी रैंक 163rd है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि हमें 4 साल ऑलमोस्ट लग जाते हैं और 31% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्लेम जब हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना होता है। वेराज अगर हम देखें मैक्सिको में 1 साल से कम यानी कि 341 डेज लगते हैं और 33% ऑफ क्लेम वैल्यू लगती है। तो ये कुछ कंपैरिजंस किए हुए हैं और फिर कहा गया है कि अगर 1990s में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, ओपन किया खुद को वर्ल्ड में, तो लेकिन फिर भी अभी तक बायलेटरल जो रिश्ते हैं उसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो आर्बिट्रेशन के लिए इंडिया में नहीं है चीज़ें, हम आर्बिट्रेशन में हब नहीं बन पाए, तो कोई बात नहीं, ओडीआर करके हम एक लीड कर सकते हैं, ओडीआर की बस ले सकते हैं। और उसमें क्योंकि देखिए क्या है ना, इंडिया जितना ऑनलाइन डिजिटलाइज शायद ही कोई कंट्री कर रही है इतनी तेजी से, इतना ज़्यादा यहाँ का हर इंसान आज डिजिटल इंडिया का एक मेंबर बन चुका है। तो वो चीज़, तो इसीलिए हम ओडीआर में कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। ओके, और स्पेशली कोविड-19 की सबसे बड़ी देन आप कह सकते हैं कि इंटरनेट ही है सबको। जब जुडिशरी बात कर रही है कि ई कोर्ट्स होनी चाहिए और उसके लिए पैसा भी एलोकेट किया जा रहा है बजट में, तो व्हाई नॉट फॉर ओडीआर। तो 3 की मेजर्स हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं। अब सुनिए आप बहुत ध्यान से। पहला, कि आप कुछ लेजिस्लेशन लेके आइए, है ना, कि ओडीआर को, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, डिफॉल्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टूल आप अपनी वेबसाइट्स पे बना दीजिए, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से कोई भी डिस्प्यूट होता है, ट्रांजैक्शन सही से नहीं हुई या 2 बार हो गई या सही, जो भी कुछ इस तरह का डिस्प्यूट होता है उसके लिए ओडीआर आप डिफॉल्ट टूल बना दीजिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब आप ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, या 2 ऑप्शन है किसी भी चीज़ के, ठीक है, तो आपके वो जो डॉट है, जो बिंदु है, वो ओडीआर पे ही पहले ही होगी। तो आप चाहें तो ऊपर या नीचे वाले किसी और ऑप्शन पे जा सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए, पर डिफॉल्ट मतलब कि दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड, इसी पे क्लिक करो, ठीक है, वो वाली चीज़ होती है। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली हमें ओडीआर को डिफ़ॉल्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टूल बना देना चाहिए, ठीक है। फास्ट ट्रैकिंग एनफोर्समेंट ऑफ ओडीआर आउटकम्स, लेजिस्लेशन ऑफ कोर्स आएगी या कोई पॉलिसी आएगी, ओडीआर पॉलिसी आएगी अगर, तो उसमें कैसे आप ओडीआर आउटकम्स, जो भी ओडीआर ने डिसीजन निकला उसकी वजह से, उसको इन्फोर्स कैसे करना है, उसको ट्रैक कैसे करना है, ठीक है। और साथ ही में जो स्टैम्प ड्यूटी या कोर्ट फीस है इस पे ना लगे या कम हो जाए, ये भी हमें इंश्योर करना, ताकि हर इंसान तक ओडीआर की सहूलियत पहुंच सके। दूसरा, पहला हमने क्या देखा, लेजिस्लेटिव मेजर, डिफॉल्ट मेथड बना दीजिए, डिफॉल्ट टूल बना दीजिए और ओडीआर को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है उसको कर्व किया जाए, जैसे डिजिटल डिवाइड, कई लोगों के पास इंटरनेट है कि कईयों के पास नहीं है, ये चीज़ तो है, इससे पहले कर्व कीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जो आधार केंद्र हैं वहाँ पे जाके अपना आधार, उससे रिलेटेड सब कुछ करवा सकते हैं, तो उन्हें ओडीआर कियोस्क भी बना दीजिए उन्हीं को, ठीक है। तो और या फिर ये भी हो सकता है, जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में एक ओडीआर सेल भी हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। या फिर अगर हम बजट में कुछ एलोकेशन देख सकते हैं, अगर आप एक सजेशन लिख रहे हैं तो आप लिखिए, अगर ई कोर्ट्स के लिए हमने 3rd फेज ऑफ ई कोर्ट्स देखा, तो उसमें हम 7,000 करोड़ अगर एलोकेशन देख रहे हैं यूनियन बजट में 2023 के, we aim at digitizing the justice system, so should we aim at digitizing the डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, है ना। तो वैसे ही एक डेडिकेटेड फंड हो सकता है, ओडीआर फंड लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड हम सोल्यूशन पे आते हैं। थर्ड सोल्यूशन ये है कि जो सरकार के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं बेसिकली, वो एक्सप्लोर कर सकती है ओडीआर एज अ ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म, है ना। तो जब गवर्नमेंट की एंटिटीज ओडीआर को एज अ टूल आप कह सकते प्रमोट करेगी, तो एक ट्रस्ट आएगा सिटीजन का, क्योंकि सरकारी वेबसाइट्स पे ऐसा हो रहा है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव मींस हो जाएगा रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स का विद द गवर्नमेंट, ये चीज़। तो बेसिकली वही बातें यहाँ पे लिखी है कि अगर जस्टिस फॉर ऑल चाहिए और एवरीवन, सबकी फिंगर टिप्स पे जस्टिस चाहिए, तो दिस इज अ गुड थिंग। अगर हम आर्बिट्रेशन हब नहीं बन पाए तो क्या हुआ, हम ओडीआर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।